A very good evening to all of you. Today we will discuss about armed race, arms control, disarmament, Cold War and post-Cold War era. So in this class हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शस्त्रों की होड़ है, शस्त्र नियंत्रण और जो निशस्त्रीकरण की जो कॉन्सेप्ट है, कैसे उन्होंने शीत युद्धोत्तर काल को इन्फ्लुएंस किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो परमाणु हथियार है, उसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? तो युद्ध में अभी तक केवल एक बार ही इन परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया था। ये जो आणविक हथियार थे, यानी जो एटॉमिक बॉम्ब्स थे, इनका जो विकास किया गया वो मैनहट्टन योजना के तहत किया गया, जो ओपेनहीमर की देखरेख में चल रहा था। 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको में अणु बम के परीक्षण ने हथियारों के एक नए प्रकार में प्रवेश किया। तब ओपेनहीमर ने भगवद गीता के जो वर्ड्स थे उनको रिपीट किया, दैट नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये जो बम है वो सामान्यतः U-235 या फिर प्लूटोनियम से बनते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इन्हें नई हथियारों की श्रेणी में रखा गया है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको WMD के रूप में मान्यता दी। WMD की श्रेणी में CBW भी सम्मिलित है। कभी-कभी जो WMD है यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और जो केमिकल्स ऑफ एंड बायोलॉजिकल वेपन्स है, इनको जॉइंटली ABCB के नाम से भी बुलाया जाता है। ABC मीन्स एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है सारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से अगर आप इनको देखेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा। फिर बात करते हैं कि कब-कब किस-किस कंट्री ने इनको अ, यानी कब-कब उन्होंने खोज की थी। यानी कि इन परमाणु टेस्ट उन्होंने अपनी कंट्री में किए थे। जैसे अमेरिका ने 1945 में किया था, सोवियत संघ ने 1949 में, इंग्लैंड ने उसके बाद किए थे 1952 में और उसके बाद फ्रांस ने किए थे, फिर चीन ने 1964 में और इंडिया ने 1974 में। यानी इन ईयर्स में ये जो कंट्रीज़ है, ये न्यूक्लियर पावर से लेस हुई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जो पांचों स्थायी सदस्य हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, इन टेक्निक से जो ये मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है, इन इस टेक्निक से लेस होने के कारण इन्हें न्यूक्लियर क्लब की भी संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान रहे कि न्यूक्लियर क्लब की संज्ञा किनको दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर क्लब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस जिस जो 5 स्थायी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसके पास ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको न्यूक्लियर क्लब की संज्ञा दी गई है। अब जो परमाणु शस्त्र हैं, उनमें न केवल व्यापक बल्कि फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले हथियार विकसित हुए, अभी तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले हथियार भी विकसित हुए, जो शत्रु के द्वारा आक्रमण करने पर उसके हथियारों को बीच में ही अपनी मारक क्षमता से खत्म कर सकते हैं। ये जो उस टाइम पे कंपटीशन सा चल रहा था, उस टाइम पे इसको न्यूक्लियर विंटर भी बोला जा रहा था। न्यूक्लियर विंटर के रूप में क्यों देखा जा रहा था? क्योंकि परमाणु परीक्षण से जो उत्पन्न हो रहा था धुआं और जो डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, वे जो सनलाइट है उसको कम कर रहे थे। यानी पृथ्वी पर कम आ रही थी वो सनलाइट, और उसके कारण जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो असाधारण रूप से कम हो रहा था और कम हो जाता है इस जो न्यूक्लियर विंटर का जो ये टाइम चलता है उस टाइम में। उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, इज़राइल, ईरान जैसे देशों के द्वारा परमाणु तकनीक प्राप्त करने के प्रयासों से विश्व में परमाणु हथियारों के खतरों के बादल बरकरार हैं। परमाणु हथियारों से विनाश की चिंता के कारण ही जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, उसकी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आई, जिसमें जो गैर परमाणु राज्यों की सुरक्षा का दायित्व है, वो परमाणु शस्त्रों से युक्त राज्यों के पास है। ये राज्य इनको गारंटी देते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए थे। तो कौन-कौन से एफर्ट्स किए गए थे, एक बार उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने संयुक्त राष्ट्र आणविक ऊर्जा आयोग यानी UNAEC की स्थापना की, जो 1952 में भंग कर दिया गया।
इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने बरूच प्लान तैयार किया और यूएन ने ईसी की पहली बैठक में इसको प्रस्तुत किया, किंतु सोवियत संघ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एटम फॉर पीस नाम का एक प्रपोजल रखा। फिर 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई, जो ऑस्ट्रिया में हुई थी। इसका मेन जो काम था वो आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना था। इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद को सौंपी और उसी को ये सौंपता आया है। वर्तमान में 172 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने 1994 में ही इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी। 1958 में यूरोटोम की स्थापना की गई थी। फिर 1959 में अंटार्कटिक की ट्रीटी हुई थी, जिसमें अंटार्कटिका पर परमाणु परीक्षण और रेडियो एक्टिव कचरा डालने के संबंध में 12 देशों के द्वारा 1959 में की गई एक संधि थी, जो 23 मई 1961 से प्रभावी हुई। फिर पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1963 में हुई थी। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने तो साइन कर दिए थे। इसे पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी कहा जाता है, लेकिन इस पर भारत सहित वर्तमान में देखो इसमें ना फ्रांस और चीन ने साइन नहीं किए थे, भारत ने तो इस पर साइन कर दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इस पर साइन कर रखे हैं, और किसने साइन नहीं किए हैं वो कंट्रीज है फ्रांस और चाइना। फिर उसके बाद है आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हुई थी। भारत सहित 120 देश इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि चंद्रमा और जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके शांतिपूर्ण प्रयोग और परमाणु हथियारों को तैनात करने से रोकने के संबंध में है। फिर एक संधि हुई थी टेलाटेलोको संधि जो 1967 में हुई थी। फिर हुई थी ट्रीटी फॉर नॉन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी, यानी यह ट्रीटी हुई थी 1968 में। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है, बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। इसमें परमाणु संपन्न देश उन्हें माना गया जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु शस्त्र से संपन्न थे। तो भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और क्यूबा ने तो इस पे साइन नहीं किए हैं, ये बात याद रखिए। फिर ये सारी ट्रीटी इसमें एक्सप्लेन की गई है अच्छे से। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा देन लेट मी नो अबाउट इट, आई विल प्रोवाइड दिस टू यू। फिर एक साल्ट वन ये था टॉक्स, जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1969 में पहले चरण की वार्ता के पश्चात 26 मई 1972 को ब्रेजनेव और निक्सन के मध्य में ये टॉक्स हुई थी और ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी है। फिर है एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की स्थापना जो 1974 में हुई थी। भारत भी इसका सदस्य बनने में प्रयासरत है और अधिकांश सदस्य देशों को भारत का समर्थन प्राप्त है, किंतु चीन के विरोध के कारण वह अभी तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है। फिर व्लादिवोस्तोक समझौता हुआ था। उसके बाद पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रीटी हुई थी जो 1976 में हुई थी। फिर साल्ट टू एक जो बोरिस येल्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई थी 1993 में। फिर बैंकॉक संधि हुई और उसके बाद पिलिम-दावा की संधि, सीटीबीटी जो 1996 में हुई थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कई सारी ट्रीटीज़ जो और हुई थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको याद करना बेशक मतलब स्किप कर सकते हैं इनको। फिर एक जो न्यू स्टार्ट संधि है 2010 में हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में, इसको याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।